नमस्कार। जैसा कि मैं आपको पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सिखा रहा हूँ, उसी श्रृंखला में आज हम एक और केस पर डिस्कशन करेंगे। ये केस क्या है जानिएगा। अगर आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस रूप में लिखा हो इंटू वी, यहाँ जो v है ये फंक्शन हो x और y का, ठीक है। मतलब अब कहने का ये सेंस है, अभी तक यहाँ हमारे दाएं तरफ सिंगल एक पद रहता था। हमने आपको बताया था e⁴ax प्लस बी वाई हो, sin ax प्लस बी वाई हो, cos ax प्लस बी वाई हो, एक्स वाई हो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का टर्म एक्स हो वाई हो। अब हम लोग बात कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर दो पद हों e⁴ax प्लस बी वाई इंटू वी क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, तो फिर हम कैसे पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालें। तो देखिएगा, पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए यहाँ पर हम जिस नियम का प्रयोग करेंगे वो नियम ये है, हम e⁴ax प्लस बी वाई को आगे ले आएंगे। हमने इसको आगे कर लिया और d को रिप्लेस कर देंगे d प्लस a से, d डैश को रिप्लेस कर देंगे d डैश प्लस v से, और यहाँ v रहने देंगे। मतलब कहने का ये है कि जो x का गुणांक होगा वो d के साथ जुड़ जाएगा, जो y का गुणांक होगा वो d डैश के साथ जुड़ जाएगा, और इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। इसी नियम का प्रयोग हम वहाँ भी करते थे। जैसे मैंने आपको केस 1 जब पढ़ाया था तो कहा था कि अगर हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस रूप में हो, और आपको जब नियम मैंने बताया था तो एक शर्त लगाई थी, ध्यान दीजिएगा, कि ये हमारा हो जाता है 1/f ऑफ ए बी बशर्ते f ऑफ a कामा b नॉट इक्वल टू 0 हो। आपको बताया था मैंने। अब सवाल ये उठा कि कभी ऐसा हो जाए कि d के स्थान पर a रखने पर, d डैश के स्थान पर b रखने पर उत्तर आपका 0 आने लगे, डिनोमिनेटर आपका 0 आने लगे, तब क्या किया जाए। तो बहुत आसान है। इफ f ऑफ ए बी इज इक्वल टू 0 वी हैव, हम कैसे इसको करेंगे, देखो, हम e⁴ax प्लस बी वाई को आगे ले आएंगे, d को रिप्लेस करेंगे d प्लस a से, d डैश को रिप्लेस करेंगे d डैश प्लस b से, और यहाँ 1 लगा देंगे इंटू 1 एज ए कांस्टेंट, और हल कर लेंगे। इसके पिछले वाले नियम में आपने पढ़ा था अगर कांस्टेंट हो तो उसको कैसे लगाया जाए। 1 से अगर आपको बात दिक्कत में आती है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये भी 1 ही लिखा हुआ है। अगर इससे भी आपको दिक्कत आती है आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर इससे भी आपको दिक्कत आती है आप इसको ऐसे लिख सकते हो। कुल मिला के लिखा क्या है भाई, ये 1 है, और इसको आप बड़े आराम से लगा सकते हो। तो ये मेरा अगला केस था जिस पर हमने आपको बताया कि अगर हमारा पार्टिकुलर इंटीग्रल इस टाइप का बराबर के इस तरफ अगर e⁴ax प्लस बी वाई इंटू वी लिखा हो, v जहाँ x और y का फलन हो, तो हम किस प्रकार से पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। ठीक है। अब हम इसी पर आपको कुछ सवाल कराते हैं जिससे हम ये जांच पाएंगे, देखेंगे कि ये कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है क्वेश्चन में। तो एक क्वेश्चन देखिएगा, मैं आपको एक प्रश्न लगवाता हूँ। बहुत आसान सा टॉपिक है ये, केस वाइज आप पढ़ रहे हो। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मेरे से सवाल कर सकते हो। ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ये हमारा एक क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, बराबर के इस तरफ दो फंक्शन है, एक x है और एक है e⁴ax प्लस a स्क्वायर y। अब हमारा सारा नियम जो पीछे वाला पढ़ा था हमने सब फेल कर गया। आज जो पढ़ रहे हैं उस आधार पर हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर अपना डिफरेंशियल डेरिवेटिव लिख लिया, ये लिख लिया। अब आप जानते हैं ये जो हमने डिफरेंशियल डेरिवेटिव लिखा है ये इरेड्यूसिबल है। क्यों इरेड्यूसिबल है भाई?
क्योंकि हम इसको लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो जब नहीं लिख सकते तो इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का एक विशेष तरीका होता था जिसमें हम ट्रायल सोल्यूशन मानते थे, और ट्रायल सोल्यूशन जो हम मानते थे z बराबर, उसको यहाँ पर ला के अप्लाई करते थे, जो भी कंटेंट होता था उसके आधार पर उसको इवेलुएट करते थे। तो यहाँ के लिए हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज समेशन a e टू द पावर hx प्लस ky वेयर h स्क्वायर माइनस k बराबर 0। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज समेशन a e टू द पावर hx, और k के स्थान पर यहाँ से क्या लिख सकते हो, h स्क्वायर, दिस इज h स्क्वायर y। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया, इरिड्यूसिबल है, इसलिए हमने इस तरीके का नियम अपनाया। अब आते हैं इसके पार्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा, पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हमने ऐसे लिख लिया। अब चूंकि यहाँ दो पद हैं बेटा, तो यहाँ पर हमको इस वाले पद को आगे लाना पड़ेगा। हम आगे ले आए, क्योंकि जब दो पद होते हैं तो उनको हल करने का हमारे पास यही एक नियम है। अब जब आगे लेके आओगे तो x का गुणांक क्या है, a, तो d के स्थान पर a हो जाएगा, और d डैश के स्थान पर क्या हो जाएगा, d डैश प्लस a स्क्वायर, क्योंकि y का गुणांक यहाँ क्या है, a स्क्वायर, तो d डैश प्लस a स्क्वायर इंटू x। कोई दिक्कत तो होगा नहीं। अब आप गौर करिए, ये पूरा रिजल्ट हमारा कुछ इस प्रकार से बन गया, e टू द पावर ax प्लस a स्क्वायर y, और अगर हम इसका प्रसार करें तो आ जाएगा 1 अपान d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ad माइनस d डैश माइनस a स्क्वायर इंटू एक्स। a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया। अब फिर यार यहाँ x आ गया, तो मुझे 1 प्लस का कॉन्सेप्ट लेके चलना है, तो मैंने क्या किया, 2ad कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया भाई, e टू द पावर ax प्लस a स्क्वायर y, 2ad कॉमन ले लिया। तो ये आ गया हमारा, ध्यान देना, 1 प्लस d स्क्वायर माइनस d डैश अपान 2ad इंटू एक्स के। क्या लाइन समझ में आया। अब आप 2ad कॉमन मैंने लिया, आप माइनस d डैश ले लें, जैसे आपकी इच्छा करें, क्योंकि सबसे लोएस्ट डिग्री का जो पद है वो यहाँ पर 2ad और d डैश दोनों है, समान पद हैं, समान घात के पद हैं, कॉमन ले लीजिए। अब देखिएगा, इस रिजल्ट को मैंने ऐसे लिख लिया, इसको ऊपर लेके चले गए, तो हो गया 1 प्लस d स्क्वायर माइनस d, इसको अलग अलग कर लें, बटे में कर लें, तो बटे में जब करोगे तो हो जाएगा d स्क्वायर बाई 2ad माइनस d डैश अपान 2ad, और ये किया घात -1 इंटू एक्स। क्लियर। अब आप जानते हो कि ये जब इसको हम थोड़ा सा हल कर लें अगर, तो क्या आ जाएगा भाई, देखो ध्यान से, 1 प्लस एक ये हमारा आ गया d बाई 2a, d डैश अपान 2a इंटू d। हम इसका प्रसार एक बार ही करें, क्योंकि आगे जब हम जाएंगे तो d स्क्वायर हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा हमारा। तो देखिएगा, हम इसका प्रसार करते हैं तो ये आ गया 2ad, और एक ही बार लेके गए 1 माइनस d बाई 2a माइनस d डैश बाई 2ad, आगे डॉट 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 इंटू एक्स। क्लियर। अब यार ये x 1 के साथ आएगा तो x आएगा, यहाँ dx लिखोगे तो 1 हो जाएगा, d डैश x। अब d डैश x गौर करिएगा, d डैश का मतलब होता है डेल अपान डेल y, और y के लिए x क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ खाली हमको क्या मिलेगा, दिस इज ओनली x माइनस 1 अपान 2, आगे सब के सब 0 हो जाएंगे। क्लियर। अब चूंकि यहाँ एक d अभी शेष है, तो काम भी हमारा शेष है अभी। अब काम क्या होगा हमारा, यहाँ देखिएगा, 1 अपान d का मतलब होता है इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो क्या आ जाएगा, e टू द पावर ax प्लस a स्क्वायर y अपान 2a, और x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, और 1 बाई 2a में खाली dx करोगे तो यहाँ x आ जाएगा।
तो ये आपका आ गया पार्टिकुलर इंटीग्रल। और आखिरी में सोल्यूशन हमारा हो जाएगा z बराबर CF प्लस PI, और बड़े आराम से हमने लिख दिया समेशन a e⁻h x प्लस h स्क्वायर y e⁻ax प्लस a स्क्वायर y अपान 2a x स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2a इंटू एक्स। क्या ये लाइन समझ में आया? तो ये एक सवाल था हमारा जिसमें हमने क्या किया, दो फंक्शन थे हमारे, देखिए खुद आप देखिए e⁻ax प्लस by का फॉर्मेट है, ये v है, और हमने क्या किया e⁻ax प्लस a स्क्वायर y जो कि यहाँ पर e⁻ax प्लस by का काम कर रहा था उसको आगे किया, d की जगह पर d प्लस a लिखा, d डैश की जगह पर d डैश प्लस a स्क्वायर रखा, और चूँकि यहाँ x है तो हम 1 प्लस का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, 1 प्लस बनाने की कोशिश करी और हल कर लिया। क्लियर? एक अगला सवाल मैं आपको बताऊँगा। तो ये एक सवाल और मैं लेकर के आया हूँ आपके सामने, देखिएगा। पहले तो हमने इसके डिफरेंशियल डेरिवेटिव को लिख लिया, चेक करता हूँ ये रिड्यूसिबल है कि नहीं है। ये हो गया d प्लस डी डैश d माइनस डी डैश, यहाँ से -3 कॉमन ले लिया है तो d माइनस डी डैश, और ये रिड्यूसिबल बन गया हमारा। ये हमारा है d प्लस डी डैश -3, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख लिया। ध्यान दीजिएगा क्या आएगा, इसके लिए अगर हम लिखें तो हो जाएगा phi1 y प्लस एक्स, और इसके लिए लिखें तो e⁻3x phi2 y माइनस एक्स। अब बात हमारी पार्टिकुलर इंटीग्रल की, देखना ध्यान से, हमने ये ब्रेक किया था, इसी को लिख लिया। अब मैं ये सवाल क्यों लिया ये आपको बताना चाहूँगा। देखो बेटा, अगर मैं यहाँ x का गुणांक और y का गुणांक रख दूँ, यहाँ 1, x का गुणांक 1 है, y का गुणांक 2 है, तो 1 प्लस 2 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। तो अभी मैंने केस कहा था कि अगर 0 हो जाए तब भी इस रूल का इस्तेमाल करते हैं। तब अब क्या करें, लेकिन अगर मैं यहाँ रखूँ बेटा तो 0 नहीं हो रहा है, तो मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ। इसको मैंने आगे कर लिया, इस पर अभी काम नहीं किया हूँ, और इस रिजल्ट में ब्रैकेट लगा के d माइनस डी डैश यहाँ मैंने मान रख दिया, क्योंकि यहाँ 0 नहीं हो रहा है तो यहाँ 1 रख दिया, यहाँ 2 रख दिया, तो ये आ गया। ध्यान दीजिएगा, दिस इज़ 1 अपान d प्लस डी डैश -3, और ये आ गया 1 अपान 1 माइनस 2 e⁻x प्लस 2y, यहाँ से माइनस हो गया। अब आप गौर करें, हमारा मामला फंस गया। कैसे फंस गया? अगर हम यहाँ पर इनके गुणांक को रखें तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसको आगे कर लिया। अभी बताया था आपको कि यहाँ के लिए भी इसी रूल का इस्तेमाल करते हैं, तो इसको हमने आगे कर लिया। तो जब मैं इसको आगे कर लूँगा तो d किससे रिप्लेस होगा, d प्लस 1 से, d डैश किससे रिप्लेस होगा, d डैश प्लस 2 से, तो ये आ गया 1 अपान d प्लस 1 d डैश प्लस 2 -3 के, और यहाँ हमने लिख लिया e⁻x प्लस 2y। ये आपका कट जाएगा, तो यहाँ खाली क्या बचा, x प्लस 2y। ध्यान दीजिएगा, 1 अपान d प्लस डी डैश x प्लस 2, सॉरी ये मैं गलत लिख गया, यहाँ 1 आएगा, सॉरी यहाँ क्या बचेगा आपका, केवल 1, क्योंकि मैं इसको आगे ले लिया था। ठीक है, अब क्या करें, तो या तो आप d कॉमन ले लें या तो आप d डैश कॉमन ले लें। मान लीजिए मैंने d कॉमन ले लिया, तो ये आपका बन जाएगा 1 प्लस डी डैश अपान डी इंटू 1 के, इसको ऊपर लेके चले गए भाई, तो ये आ गया 1 प्लस डी डैश अपान डी की घात -1 इंटू 1 के। प्रसार किया तो यहाँ देखिएगा -e⁻x प्लस 2y बाई डी, और जब इसका प्रसार करोगे तो केवल एक ही पद हमको यहाँ मिलने वाला है हमारे काम लायक, बाकी सबके सब पर ये 0 होता जाएगा, तो यहाँ से खाली 1 मिला है ना, वो खाली 1 आया, और ये आ गया -x e⁻x प्लस 2y। तो ये हमारा रिजल्ट बना, पार्टिकुलर इंटीग्रल हमारा बन गया। अब दोनों को जोड़ के लिख दें तो z सोल्यूशन हो जाएगा हमारा,
तो z बराबर सी एफ प्लस पी आई, जब आप जोड़ के लिखेंगे तो आ जाएगा 5 y प्लस एक्स ई टू द पावर 3x 5 y माइनस एक्स माइनस एक्स ई टू द पावर x प्लस 2y। क्लियर? तो ये आपका सोल्यूशन था। बहुत बहुत धन्यवाद। कल इसके आगे बात करें।